नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें कि आज बैसाखी का त्यौहार है। मेष संक्रांति पर आज गंगा में डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार में जमा हैं। सुबह से गंगा स्नान का सिलसिला जारी है। आम लोगों के स्नान के बाद तमाम अखाड़ों के संतों का शाही स्नान होगा। ऐसे वक्त में हरिद्वार के हर की पैड़ी पर आस्था का मेला लगा हुआ है, जब देश प्रचंड कोरोना विस्फोट की जद में है। हरिद्वार में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में कोरोना के कल 594 नए केस सामने आए। हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ पर लगातार चिंता जताई जा रही है। तमाम तरह की गाइडलाइंस की भी बातें की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि यहाँ कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में काफ़ी अद्भुत है और इसके कई मायने हैं। लेकिन उसके बावजूद जबकि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जिस आपदा से जूझ रहा है, जिस पेंडेमिक से जूझ रहा है, ऐसे समय में इस तरह के मेले का आयोजन जहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, क्या यहाँ पर मुमकिन है कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना, क्या इम्प्लीमेंट कराना? तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जितने भी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हो, आप इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इसमें सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क लगाना, क्या ये संभव है? और कोरोना संकट पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में आपको बता दें बेहद सख्त नियम लगाए गए हैं, जो कि आज रात 8 बजे से लागू हो जाएंगे। इस मुहिम को ब्रेक द चेन नाम दिया गया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक धारा 144 रहेगी। इस दौरान लोग सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही घरों से बाहर निकल सकेंगे। भयानक पद्धतीने म्हणजे आजचा जो आकडा आहे, महाराष्ट्र में पूरे राज्य में लॉकडाउन भले ना हो, लेकिन उससे ये कम भी नहीं। उद्धव सरकार ने पाबंदियों की इस किस्त का नाम दिया है ब्रेक द चेन। रात 8 बजे से अगले 15 दिनों तक महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन के तहत पूरे राज्य में धारा 144 लागू हो जाएगी। आपात सेवाओं को छोड़कर बाकी दफ्तरों को बंद रखा जाएगा। अगले 15 दिनों तक पूरे राज्य में ट्रांसपोर्ट सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए खुलेगा। बैंक, पेट्रोल पंप, कार्गो, ई कॉमर्स, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड जैसी सुविधाएं लागू रहेंगी। रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ वहां से ऑर्डर घर तक मंगाया जा सकेगा। मीडिया की सेवाओं पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। मी एकदम काही लॉकडाऊन असं म्हणत नाहीये, पण काही निर्बंध हे साधारणतः त्या सदृश्य आहेत। कारण ही साखळी जर का तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला पूर्ण गुरफटून गुंबरून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। आणि हे निर्बंध उद्या 8 वाजल्यापासून संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून आपल्या राज्यात लागू होतील, की उद्या संध्याकाळपासून आपण ब्रेक द चेन म्हणजे ही शृंखला तोडायची, आपल्याला तोडावीच लागेल। आणि ती तोडण्यासाठी आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत। म्हणजेच आजपर्यंत ही दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, कधी रात्री जमावबंदी करत होतो। आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे। महाराष्ट्र सरकार ने 5,500 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया है। कार्ड धारकों को 3 महीने तक मुफ्त राशन देने का ऐलान हुआ है। रजिस्टर्ड फेरी वालों को आर्थिक मदद मिलेगी। आदिवासियों को 2,000 रुपए की मदद, रिक्शा वालों को 1,500 रुपए, 12 लाख मजदूरों को 1,500 रुपए देने का फैसला हुआ है। अन्न सुरक्षा जी आपली योजना आहे, त्या योजनेअंतर्गत जे सगळे लाभार्थी आहेत, या लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ याप्रमाणे 1 महिना आपण आता मोफत धान्य देणार आहोत पुढच्या 1 महिन्यासाठी। उद्धव ठाकरे ने इन पाबंदियों के साथ ये भी कहा है कि उनके पास कड़े कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनावश्यक येणं जाणं हे आपल्याला आता पूर्ण बंद, मी टाळणं म्हणत होतो, आता ते पूर्ण बंद करावं लागणार आहे। कोणत्याही व्यक्तीला अतिआवश्यक काम किंवा योग्य कारण नसेल तर घराबाहेर आपण आता पडू द्यायचं नाहीये। मी तर विनंती करतोय की हे मी नियम सांगतोय, पण मला आपल्याकडनं उलटं पाहिजे की जसं एक शब्द आहे जनता कर्फ्यू, जनता ठरवते की नाही आम्हीच आता हे करणार किंवा हे करणार नाही, तसं तुम्ही ठरवायचंय। महाराष्ट्र में कोरोना पर रोक के लिए
उद्धव ठाकरे ने ब्रेक द चेन मुहिम शुरू करने का फैसला जरूर किया है, लेकिन उससे कितनी मदद मिलेगी इस पर अभी कुछ गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र सरकार का ब्रेक द चेन मुहिम के तहत सख्त पाबंदियां क्यों लगानी पड़ी है, इसको वहां के हालात से समझा जा सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केस हैं, एक्टिव केसेस के मामले में भी और कुल संक्रमण के मामले में भी। महाराष्ट्र में बनी इन परिस्थितियों से सरकारी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे वहां हालात बेकाबू हो रहे हैं। कोरोना से पूरे देश का हाल बिगड़ा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र खासकर मुंबई में हालात बद से बदतर हैं। मुंबई के कोविड अस्पतालों में 80% बेड फुल हैं। 2500 आईसीयू बेड्स में सिर्फ 60 बचे हैं। वेंटिलेटर बेड सिर्फ 20 बचे हैं। पुणे के कोविड अस्पतालों में सिर्फ 17% ही खाली हैं। नागपुर जैसे शहर में 95% से ज्यादा कोविड बेड्स भर चुके हैं। हालात से निपटने के लिए बीएमसी ने मुंबई में 2 कोविड केंद्रों पर 325 नए आईसीयू बेड्स जोड़े हैं। इनमें से एक 150 बेड वाला कोविड सेंटर वर्ली में बनाया गया है। इस वक्त हम नेहरू साइंस सेंटर के एक हॉल में खड़े हैं, जिसे एक 150 बेड फैसिलिटी में कन्वर्ट किया गया है। इस फैसिलिटी में ऑक्सीजन की जो सुविधा है बेड्स पर, वो भी दी गई है। कुछ ही घंटों में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स इस फैसिलिटी में एडमिट होना शुरू हो जाएंगे। अगर अप्रैल का आंकड़ा देखें तो ऑन एन एवरेज मुंबई में 9300 के करीब हर रोज केसेस आ रहे हैं। अगर आज की स्थिति मुंबई की जाने तो 60 आईसीयू बेड लगभग अवेलेबल है 2500 से ज्यादा आईसीयू बेड्स में से, और 20 वेंटिलेटर यानी कि सीरियस पेशेंट्स के लिए जो बेड्स हैं वो अवेलेबल है। ये जो फैसिलिटी तैयार की गई है, इसके साथ साथ पोदार हॉस्पिटल वर्ली में 200 बेड्स की फैसिलिटी और ऐड किया गया है। ये सेंटर जो है ये सिमिलर टू डोम है। यहाँ पे पूरा सेंट्रलाइज एसी किया गया है। आप देख रहे हैं कि 70% बेड्स को हमने ऑक्सीजन की सिलेंडर्स भी प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे एक डेडिकेटेड एजेंसी डॉक्टर्स की हमने अपॉइंट की हुई है। उसके अलावा हमारे इंजीनियर्स और हमारे एमओएच हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ तैनात होंगे, जिसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं नागरिकों को दे सकते हैं। हालांकि जब पूरे महाराष्ट्र में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हों तो सिर्फ 2 सेंटर से कितनी मदद मिल सकेगी, इसे समझा जा सकता है। आरोपों के मुताबिक एक दिन पहले ही मुंबई के नाला सुपारा में 15 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हो गई। 15 लोगों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण मृत्यु हो गई। मैंने आज भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से बात की है कि महाराष्ट्र का ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई मजबूत करने के लिए मदद करे, क्योंकि कल मुंबई में हुआ वो पर तो थाना में हुआ था। थाना में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया तो 26 लोगों को अर्जेंटली शिफ्ट करना पड़ा, उसमें भी 5 लोगों की मृत्यु हुई। कोरोना जैसे जैसे फैल रहा है, व्यवस्थाएं वैसे वैसे चरमरा रही हैं। कोरोना कैसे मुंबई को चपेट में ले चुका है, इसे आंकड़ों के जरिए देखें तो 12 अप्रैल को मुंबई में कोरोना के 6905 नए मामले दर्ज हुए और 43 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये इस अप्रैल महीने का सबसे गनीमत भरा दिन था। अप्रैल में 12 अप्रैल को छोड़कर हर दिन रोजाना नए केस 8500 से ज्यादा आए हैं। मुंबई में कुल संक्रमण के मामले 5,27,119 और कुल मौत 12,060 हैं। कोरोना से हालात महाराष्ट्र में कितने बिगड़े हैं, इसे पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सेंटर के कंट्रोल रूम पर आ रही कॉल से भी समझा जा सकता है। वहां रोजाना 900 से ज्यादा मदद की कॉल्स आ रही हैं। 900 कॉल्स मतलब पूरे 24 आवर्स में मिल रहे हैं। जैसे कि उसमें से 600 कॉल्स दिन भर में है, 9 to 9 में सपोजली पकड़ के चलिए, और 300 कॉल्स नाइट के लिए, नाइट शिफ्ट के लिए। तो उसमें से हमने जो बेड को मतलब पेशेंट्स को प्रॉपर जेन्युइन पेशेंट्स को अलर्ट किए हुए बेड है 225 टू अराउंड समथिंग लाइक दैट। आने वाले दिनों में और ज्यादा कोरोना कहर की आशंका के मद्देनजर अब महाराष्ट्र में अस्थायी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये महाराष्ट्र का नंदुरबार है, जहां रेलवे के 21 कोच को आइसोलेट वार्ड में तब्दील किया गया है।
महाराष्ट्र में कोरोना के मामले देश में सबसे ज्यादा रहे हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में चुनौती पहले से और ज्यादा बढ़ी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी धरने पर बैठी तो उनके साथ पूरा टीएमसी का कुनबा धरने पर बैठ गया। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सबने ममता बनर्जी के धरने का समर्थन किया और साथ में हुंकार भरी कि टीएमसी को बंगाल में कोई नहीं रोक पाएगा। मगर इसके विपरीत बीजेपी ने ममता के धरने पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी ने कहा है कि ममता सत्ता से बेदखल होने वाली हैं, इसलिए अभी से धरना करने की प्रैक्टिस कर रही हैं। ये लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। धरना बैठिए, आगे भी धरना बैठना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करेंगे। चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी 3 घंटे के धरने पर बैठी तो ममता के विरोध के इस तरीके पर भी सियासी तकरार शुरू हो गई। दीदी के प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगा तो टीएमसी ने चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाए। इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है, इतिहास में भारतवर्ष की सन 1952 से जो इलेक्शन हो रहा है, आज तक कोई इलेक्शन कमीशन इस तरह जो पार्टी है पावर में दिल्ली में उसका सपोर्ट कर रहा है, ये हम लोग देखा नहीं। मैं भी 58 इयर्स पॉलिटिक्स में है, हमने भी नहीं देखा। ये इलेक्शन कमीशन जो बात बीजेपी से बोलता है उसको काम हो जाता है। वहीं बीजेपी धरने वाली इस पॉलिटिक्स को हार के बाद के लिए ममता की प्रैक्टिस बता रही है। जिंदगी भर धरना बैठिए, आगे भी धरना बैठना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करेंगे। कल ममता बनर्जी के प्रचार पर बैन के ऐलान के बाद ही वार पलटवार का ये दौर शुरू हो गया था। चुनाव आयोग के इस एक्शन के बाद टीएमसी नेताओं ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया था। वो कुछ भी कर सकते हैं, फर्क नहीं होगा, लेकिन आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है और चुनाव आयोग ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये एक्सपोज्ड है। हालांकि चुनाव आयोग को लेकर टीएमसी नेताओं के हमलों का ये कोई नया दौर नहीं है। बंगाल में चुनाव की शुरुआत के बाद से ही ये आयोग ममता बनर्जी के निशाने पर है। अपनी चुनावी रैलियों और सभाओं में तो ममता बनर्जी खुलेआम चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा चुकी हैं। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।